First of all, I would like to greet you all. Namaskar, everyone. We welcome you all in e-classes of human rights. In the last video or in the last class, we have discussed something about the enforcement system of human rights and also last class में my defense हमने मानव अधिकारों के प्रवर्तन तंत्र के बारे में डिस्कस किया था and also I have told something about the meaning and definition of enforcement system, and also we have discussed something about the kinds of enforcement system. So there are two kinds of enforcement system of human rights. One is direct enforcement system of human rights and second is indirect enforcement system of human rights. मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष तंत्र और मानव अधिकारों के अप्रत्यक्ष तंत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब माय डिफेंस आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी. आज हम तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 139 एंड आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 एंड 227 बिकॉज दीज आर्टिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स. बट एनफोर्समेंट से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि भारत में मानव अधिकारों से रिलेटेड लॉ और प्रोविजंस कहाँ हैं. हमारे जो भारत का संविधान है उसमें दो तरह से मानव अधिकार दिए गए हैं. पहला पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 जिन्हें हम प्रवर्तनीय मानव अधिकार भी कह सकते हैं और इंग्लिश में जिन्हें हम जस्टिशिएबल या एनफोर्सेबल ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं. अगला पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में हम उन्हें डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज भी कह सकते हैं. जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज मीन डीपीएस दी गई हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई करें तो वो स्टेट की ड्यूटीज हैं जो कि विच इज नॉन एज नॉन जस्टिशिएबल ह्यूमन राइट्स या अनएनफोर्सेबल ह्यूमन राइट्स, जिसे भारत के किसी भी न्यायालय में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, क्लेम नहीं किया जा सकता, बट वो राज्य के कर्तव्य हैं. राज्य क्या है वो आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया है. अब यहाँ पर बात यह है कि जब हम उन्हें किसी कोर्ट में इन्फोर्स ही नहीं करा सकते तो उनका इंपॉर्टेंस क्या है. बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज शैल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. बट वो कंट्री की गवर्नेंस में फंडामेंटल होंगे बट इन्फोर्सेबल नहीं है. अब अगर सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को सिर्फ अधिकार दे दिए जाएं और उनके प्रवर्तन के संबंध में उसे कोई अधिकार ना दिया जाए तो अधिकारों की संकल्पना जो है वो निरर्थक हो जाती है. Mean the conception or the concept of right shall be failed and shall be worthless if there is no provision regarding the enforcement of the rights. इसी तरह माय डिफेंस मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स भी बिना एनफोर्समेंट सिस्टम के अधूरे हैं. इसलिए एनफोर्समेंट सिस्टम की व्यवस्था जो है वो सबसे पहले डायरेक्ट एनफोर्समेंट सिस्टम एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट में की गई है अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नंबर दूसरा, आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसी पावर को पार्लियामेंट ने हाईकोर्ट्स को देकर ये हाईकोर्ट्स को पावर देकर हाईकोर्ट्स को एम्पावर कर दिया है, उनका सशक्तिकरण कर दिया है आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 to 35 वो गारंटीड हैं. तो उनकी गारंटी कौन सा प्रोविजन देता है, कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 32 दो तरह की गारंटीज देता है. सबसे पहले अपने आप की गारंटी देता है आर्टिकल 32. नंबर दूसरा, जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं उनकी गारंटी भी देता है. पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स को ही हम ह्यूमन राइट्स मीन मानव अधिकार कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि मानव अधिकार और फंडामेंटल राइट्स दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. इन कमिंग क्लासेस में वी वुड लाइक टू टेल यू, हम आपको आने वाली क्लासेस में बताना चाहेंगे. आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं तो वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है. हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है. जिस आर्टिकल 32 में जो पावर है वो भारत के उच्चतम न्यायालय मीन सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं. और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर्स इशू कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है. इसमें 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो एंड सर्चियोररी. हिंदी में कहें तो हम इसे कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण. तो माय डिफेंस आर्टिकल 32
जो मैंने आपको बताया, जिसकी जो पावर है वो भारत के हाईएस्ट मीन अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है। अब हम बात करते हैं फर्दर आगे कि केवल भारत में 2 ही कोर्ट हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट की पावर दी गई है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, नंबर दूसरा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में। अब जो हाई कोर्ट की पावर है, अगर हम हाई कोर्ट के पावर की बात करते हैं तो 226 मीन 226 को समझने से पहले हम क्लॉज 3 आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं। इस आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर क्लॉज 2 आर्टिकल 32 में दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट की पावर वो किसी अदर कोर्ट को लोकल जुरिस्डिक्शन में यूज करने के लिए लॉ के द्वारा एम्पावर्ड कर सकती है। मीन पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो पावर फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, वो पावर किसी दूसरे कोर्ट को भी पार्लियामेंट लॉ बनाकर दे सकती है। यही पावर जो सुप्रीम कोर्ट की है, यही पावर हाई कोर्ट्स को देकर हाई कोर्ट्स को एम्पावर्ड कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसे लीगल लैंग्वेज में समझना चाहें आर्टिकल 32 को, तो कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 मीन द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इज गारंटीड। क्लॉज 1 आर्टिकल 32 सबसे पहले इन्फोर्समेंट की गारंटी देता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप इन्फोर्स करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स को मूव करके। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, quo warranto, certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by पार्ट 3। मीन पार्ट 3 में जो राइट्स दिए गए हैं उनको इन्फोर्समेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, डायरेक्शंस, रिट को इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 32 अपने आप की भी गारंटी देता है और 12 to 35 में जितने राइट्स मेंशन किए गए हैं उन राइट्स की भी गारंटी देता है। अब बात हम करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226। आर्टिकल 32 और 226 में डिफरेंस क्या है, मतलब एक ही पावर दो कोर्ट्स को क्यों दी गई है, इसका रीजन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 32 इज वन ऑफ द गारंटीड फंडामेंटल राइट्स इन इटसेल्फ। आर्टिकल 32 12 to 35 की कैटेगरी में आता है, इसलिए आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है और वो भी गारंटीड है। अगर हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं, मीन जो अधिकार 12 to 35 में दिए गए हैं, 12 से 35 में दिए गए हैं, वो सभी अधिकार जो हैं वो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और बाकी के संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आर्टिकल 32 एक गारंटीड फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और आर्टिकल 32 इज अ गारंटीड फंडामेंटल राइट। पहला डिफरेंस ये है। दूसरी बात यह है, दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 कन्फर्स द गारंटीज ऑफ ऑल द राइट्स as incorporated under part 3 article 12 to 35 of the constitution। कि आर्टिकल 32 जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 12 to 35 में जितने राइट्स दिए हैं उन सब की गारंटी देता है इन्फोर्समेंट की। लेकिन आर्टिकल 226 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 226 ना तो अपने आप इन इट सेल्फ में गारंटीड है और ना ही वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की गारंटी देता है। इट मीन्स आर्टिकल 226 डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप of guarantees for any of the rights and not for itself। वो गारंटी नहीं देता, गारंटीड नहीं है। दैट इज आर्टिकल 226 merely is a constitutional right। एंड अब हम आर्टिकल 32 की थर्ड डिफरेंस की बात करें तो द पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 32 हैज बीन गिवन टू अपेक्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
and the power or jurisdiction of article 226 has been provided to high courts in the states of India. इंडिया में अभी प्रेजेंट में तेलंगाना को इंक्लूड करें जो अमरावती में न्यूली स्टैब्लिश किया है, तो 25 हाई कोर्ट हैं, तो उनको आर्टिकल 226 से पावर दी गई है. अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो ये है जो मेजर डिफरेंस है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हाईली आस्क्ड किया जाता है. द पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 32 इज एक्सरसाइज्ड मीन यूज्ड और अवेलेबल ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कि आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए ही यूज किया जा सकता है. अगर कोई राइट फंडामेंटल राइट नहीं है तो आर्टिकल 32 का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता और आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन और पिटीशन मूव नहीं की जा सकती. अगर हम आर्टिकल 226 की बात करें, प्लीज बी नोटेड, Article 32 is applicable only for the enforcement of fundamental rights. If any right is not a fundamental right, then the right cannot be enforced under Article 32 Constitution of India. अगर हम Article 226 की बात करें तो the power or jurisdiction of Article 226 is exercised or available for the enforcement of fundamental rights and also for any other purpose. मतलब आर्टिकल 226 जिसमें हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है उसके अनुसार हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट तो करा ही सकते हैं. उसके अलावा अगर कोई राइट फंडामेंटल राइट नहीं है उसके लिए भी आर्टिकल 226 में पिटीशन फाइल की जा सकती है. अगर हम यहां पर माय डियर फ्रेंड्स बात करें आर्टिकल 226 की, तो जब आप आर्टिकल 226 का क्लॉज 1 स्टडी करेंगे, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 226 उसकी लास्ट लाइन को ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3. मीन आर्टिकल 226 का यूज पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 में दिए गए हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए तो यूज किया ही जा सकता है. उसके अलावा इसमें एंड करके लिखा हुआ है, प्लीज बी नोटेड एंड हाईलाइट कीजिए इसे, एंड फॉर एनी अदर पर्पज. ये जो एक्सप्रेशन है एंड फॉर एनी अदर पर्पज, दिस हैज द वास्ट और वाइडेस्ट मीनिंग. इसका बहुत वाइडेस्ट मीनिंग है. मीन अगर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है तब भी 226 में पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन अगर कोई राइट फंडामेंटल राइट नहीं है तो हम आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 32 के लिए जो राइट है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए. मीन द राइट मस्ट बी एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट. अब अगर हम फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो वो ये द पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल 32 विच हैज बीन ओरिजिनली been furnished to the Honorable Supreme Court of India, and the power or jurisdiction of Article 226 to the High Courts in states of India is the empowerment in the light of Clause 3 of Article 32 Constitution of India, and the aforesaid power or jurisdiction shall not be derogatory of the power of the Supreme Court of India. मीन हाई कोर्ट्स को जो पावर दी गई है वो क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो मैंने आपको बताया, क्लॉज 3 से ये पावर पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उस सुप्रीम कोर्ट की पावर को पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को दे दी है. सो दैट इज द एम्पावरमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर द पर्पजेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो फॉर अदर पर्पजेस. These are the main differences between Article 32 and 226. अब हम बात करते हैं आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 226 में माय डियर फ्रेंड्स हम एनी अदर पर्पजेस के लिए भी जा सकते हैं. 226 में अगर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 के अनुसार. लेकिन क्या अदर पर्पजेस के लिए जो पावर हाई कोर्ट को 226 में दी गई है, क्या ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में दी गई है? तो इसका आंसर है यस. अगर हम आर्टिकल 139 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो आर्टिकल 139 में यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अदर पर्पजेस के लिए भी पावर दे सकती है. अगर हम यहां पर आर्टिकल 139 की बात करें तो 139 को अगर हम लीगल लैंग्वेज में समझे माय डियर फ्रेंड्स, विच इज वन ऑफ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स. पार्लियामेंट में बाय लॉ
confer on the Supreme Court power to issue directions, orders, or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, or any of them for any purposes. Please be noted and be highlighted. For any purposes other than those mentioned in clause 2 of Article 32. Other than, except, otherwise, then, exclude, इनका मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर। मीन सुप्रीम कोर्ट को क्लॉज 2 आर्टिकल 32 में जो ओनली वंस अगेन आई रिपीटेड, ओनली फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने की जो पावर दी गई है, उसके अलावा उसको छोड़कर अदर पर्पजेस के लिए भी, जिस तरह की पावर अदर पर्पजेस के लिए हाईकोर्ट्स को 226 क्लॉज 1 की लास्ट लाइन में दी गई है, उसी तरह यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यही पावर फॉर एनी अदर पर्पजेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32। मीन क्लॉज 2 में जो पावर दी गई है उसके अलावा पार्लियामेंट लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अदर पर्पजेस के लिए भी पावर दे सकती है, और इस आर्टिकल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो पांचों प्रकार की रिट्स हैं उनको इशू कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, रिट भी इश्यूज कर सकता है। ये आर्टिकल 139 है। अगर हम आर्टिकल 32 और 139 को डिफरेंशिएट करें तो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, अपने आप में ही एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 जो है वो अपने आप में एक गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है, अपने आप की गारंटी देता है, और प्लस अदर आर्टिकल्स 12 to 35 में जो मेंशन किए गए हैं उनकी भी गारंटी देता है। बट आर्टिकल 139 इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और आर्टिकल 139 doesn't confer any kind of guarantees for any of the rights and it's not also guaranteed in itself। आर्टिकल 139 एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देता। अगर हम अगले डिफरेंस की बात करें तो आर्टिकल 32 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज प्लेस्ड अंडर पार्ट 3 12 to 35। मीन आर्टिकल 32 तब एप्लीकेबल होगा जब किसी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। जो पिटीशन फाइल करता है वो पिटीशनर होता है, जिसके अगेंस्ट में फाइल होती है वो रेस्पोंडेंट होता है। तो पिटीशनर का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होना चाहिए, देन द एप्लीकेबिलिटी शैल बी ऑफ आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट आर्टिकल 139 किस लिए स्पेशली बना है? इसमें फॉर एनी पर्पस टर्म यूज किया गया है। लास्ट लाइन आप देखेंगे आर्टिकल 139 की, जिसमें शब्द यूज किया गया फॉर एनी पर्पस। बी नोटेड प्लीज, फॉर एनी पर्पस के लिए बनाया गया है अदर देन Those mentioned in clause 2 of article 32। जो clause 2 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है उसके अलावा अदर पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है। These are the main differences between article 32 and 139। अगर हम अब फर्दर आर्टिकल 226 और 227 की बात करें, दोनों जो आर्टिकल्स हैं रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स हैं। 226 के बारे में मैंने आपको बताया कि 226 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है या फिर अदर राइट भी वायलेट होता है और उस रिगार्डिंग आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, तो जो जिसका राइट वायलेट होता है वो पिटिशनर होता है और जिसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की जाती है वो रेस्पोंडेंट होता है। तो पिटिशनर आर्टिकल 226 में पिटीशन फाइल कर सकता है, ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है। अब हम बात करें यहां पर 227 की, तो 227 इज रिलेटेड टू ओनली सुपरिंटेंडेंस पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। Mean article 227 is with regard to the superintendent's power or jurisdiction of high courts over all courts and tribunals। ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स पर उस स्टेट में जो हैं उन पर हाई कोर्ट्स को सुपरिंटेंडेंस पावर और जुरिस्डिक्शन दी गई है, एक्सेप्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मीन हाई कोर्ट की जो पावर है 226 में सुपरिंटेंडेंस पावर और जुरिस्डिक्शन है वो आर्म्ड फोर्सेस के जो कोर्ट्स हैं ट्रिब्यूनल्स हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है। मेन डिफरेंस यहां पर ये है। अब राइट नाउ फर्दर एज वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द सेम, अभी हमने
इन आर्टिकल्स के कंपैरिजन और डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, हम स्पेशलाइज्ड करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनएचआरसी एंड एसएचआरसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट एज फीडबैक हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।